अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। सुप्रीम कोर्ट ने कल वजीर आला पंजाब के इंतखाबात के लिए 22 जुलाई की तारीख देकर सियासी और आईनी बहरान का गैर मामूली हल निकाला था, जिसमें तमाम फरीकैन ने रजामंदी जाहिर करते हुए इस फैसले पर अलग अलग मौक़िफ़ इख्तियार किया था। जबकि आज सुप्रीम कोर्ट ने केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है, जिसमें यह वाज़ेह किया गया है कि वजीर आला का इंतखाबात 22 जुलाई को ज़िमनी इलेक्शन के बाद होगा और तब तक वजीर आला हमजा शहबाज ही रहेंगे। और अब इस फैसले के बाद पंजाब असेंबली की 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात मजीद अहमियत इख्तियार कर गए हैं, क्योंकि हमजा शहबाज ओहदे पर रहेंगे या नहीं, इसका फैसला 17 जुलाई को ज़िमनी इंतखाबात के नताइज से हो जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ पिछले हफ्ते कर दिया था और तहरीक इंसाफ आज इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में जलसा कर रही है, जबकि मरियम नवाज भी आज रात से नून लीग की इंतखाबी मुहिम शुरू कर रही हैं। दूसरी तरफ वजीर आला के इंतखाबात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। कल सुप्रीम कोर्ट के फैसला सुनाने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दावा किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आला के इलेक्शन का पहला राउंड कलअदम करार दे दिया है। हमजा शहबाज को डी नोटिफाई और उनके इख्तियारात को महदूद कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट हमजा शहबाज के लिए नए ओहदे का नाम तजवीज़ करेगी और अब एक अबूरी सिस्टम 22 जुलाई तक चलेगा। मगर अहम बात यह है कि आज जारी होने वाले तहरीरी फैसले में ऐसी कोई बात नहीं है। ना हमजा शहबाज को डी नोटिफाई किया गया है, ना इलेक्शन के पहले राउंड को कलअदम करार दिया गया है और ना ही किसी अबूरी सेटअप का जिक्र किया गया है। सुनिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा वर्बल फैसले के बाद क्या मौक़िफ़ अपना रहे हैं। हमजा शहबाज का जो नोटिफिकेशन था वज़ीर आला बनने का, वो कालअदम करार दे दिया गया है। एक महदूद इख्तियारात के साथ हमजा शहबाज जो है वो 22 तक वज़ीर आला कंटिन्यू करेंगे और महदूद इख्तियारात के साथ एक केयर टेकर चीफ मिनिस्टर के करीब रहते हुए उन्होंने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने। हाई कोर्ट के फैसले में और सुप्रीम कोर्ट दोनों के फैसलों में ये कहा गया कि हमजा शहबाज इलेक्शन कभी जीते ही नहीं थे, वो कानूनी तौर पे कभी वज़ीर आला बने ही नहीं थे। 17 जुलाई के इलेक्शन तक या ये 22 जुलाई को जो हॉल के अंदर जो वोटिंग करानी है, उस वक्त तक ये उस कुर्सी पे बैठे रहें, महदूद इख्तियारात गाइडलाइंस इशू कर देंगे, बंदिश हो जाएगी, लेकिन उसको कबूल कर लें और हमने इस बात को मान लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो दावा कर रहे थे, आज फैसले में ऐसा कुछ भी नहीं है। जबकि कल हमने अपने प्रोग्राम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील फैसल चौधरी से भी ये सवाल किया था कि सुप्रीम कोर्ट ये कैसे कर सकती है कि एक मुंतखब वज़ीर आला को डी नोटिफाई करे और उनके लिए एक नया ओहदा तजवीज़ करे, चाहे वो एक्टिंग चीफ मिनिस्टर का हो या केयर टेकर चीफ मिनिस्टर का हो। मगर फैसल चौधरी कहते रहे कि सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकती है, उनके पास पावर्स मौजूद हैं। जो नोटिफिकेशन है वो कोर्ट ने ये कहा है कि जो हमजा शहबाज का नोटिफिकेशन है जो उन्होंने किया हुआ था 30 मई का, वो आज स्क्वाश हो जाएगा और एज अ स्टॉप गैप अरेंजमेंट कुछ कंडीशंस जो है वो लगाई जाएंगी उनकी पावर के ऊपर। क्या आईन और कानून में इसकी गुंजाइश है कि चीफ मिनिस्टर को आप डी नोटिफाई कर रहे हैं लेकिन फिर उनको किसी और नाम से चीफ मिनिस्टर बना के रखेंगे, वो अपनी पावर्स भी एक्सरसाइज करेंगे जो कि महदूद होंगी? इसकी गुंजाइश कैसे है? केयर टेकर चीफ मिनिस्टर भी उस वक्त आ सकता है जब असेंबली अपनी मुद्दत पूरी हो चुकी हो या असेंबली डिसॉल्व की हो, लेकिन जब असेंबली मौजूद हो तो फिर कैसे हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल 127 एम्पल पावर्स होती हैं टू मेक सच काइंड ऑफ अरेंजमेंट और ये पहली दफा नहीं हुआ है। 88 से लेके अब तक मुख्तलिफ सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट अपना रोल अदा करती रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील फैसल चौधरी कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर्स मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट के आज के तहरीरी फैसले पर नजर डालते हैं। ये फैसला 10 सफ़ात पर मुश्तमिल है, जिसे जस्टिस इजाजुल एहसन ने तहरीर किया है। फैसले में कहा गया है कि वज़ीर आला पंजाब के इंतखाबात के लिए दूसरा राउंड 22 जुलाई दोपहर 4 बजे पंजाब असेंबली में होगा, जिसकी सदारत डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी करेंगे। फैसले में यह भी लिखा है कि हमजा शहबाज ने अदालत को यकीन दहानी करवाई है कि वो और उनकी काबीना फिडुशरी कैपेसिटी यानी बतौर अमीन और ट्रस्टी अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करेंगे ताकि ज़िमनी इलेक्शन का मरहला आज़ाद, शफाफ और मुनसिफाना तौर पर मुकम्मल हो सके। अदालत उज़्मा ने यह भी वाज़ेह किया है कि बतौर अमीन अपने इख्तियारात के इस्तेमाल का मामला सिर्फ 22 जुलाई तक जारी रहेगा। फैसले में लिखा है कि अरकान पार्लियामेंट, अरकान सूबाई असेंबली और मुशीरान इलेक्शन कवानीन पर अमल दरामद को यकीनी बनाए और ज़िमनी इंतखाबात में स्टेट मशीनरी के इस्तेमाल, मुखालफिन को हरासा करने, डराने, धमकाने या कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल करने से इज्तनाब करें। फैसले में हुकूमत को पाबंद किया गया है कि इलेक्शन एक्ट के तहत हुकूमत ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं करेगी और ना ही उन हलकों में तरक्याती स्कीमों का ऐलान किया जाएगा जहां ज़िमनी इलेक्शन होने हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को भी
लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक मखसूस नशिस्तों के नामों का नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत की है, जबकि यह भी लिखा है कि स्पीकर पंजाब असेंबली ने भी यकीन दहानी करवाई है कि वो असेंबली की कार्रवाई पुरअमन और शफाफ अंदाज में चलने देंगे। अहम बात यह है कि बाई इलेक्शंस के बाद चीफ मिनिस्टर के इंतखाबात होने हैं, यानी 22 जुलाई को, जिसकी वजह से जो 17 जुलाई के इलेक्शंस हैं वो मजीद अहमियत इख्तियार कर गए हैं। कम से कम 9 सीट जीतनी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, तो हमजा शहबाज चीफ मिनिस्टर पंजाब रह सकेंगे। इस पर और दीगर इशूज़ पर हम मजीद बात करेंगे, जिसके लिए अब हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने। राना सनाउल्लाह साहब से हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील फैसल चौधरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज डिटेल जजमेंट आ गई है सुप्रीम कोर्ट की कि 22 जुलाई को इलेक्शन होगा चीफ मिनिस्टर का, और तब तक हमजा शहबाज चीफ मिनिस्टर पंजाब रहेंगे। आप मुतमईन हैं जो रिटन ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट का? हाँ, मेरे ख्याल में देखिए इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि बड़ी खुशाइंद हैं। इन द हाइंडसाइड जो नोटिफिकेशन जो है उनका वो अपरेंटली सस्पेंड नहीं किया गया बिकॉज उससे शायद कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स आती, लेकिन उसके साथ जो डायरेक्शन नंबर 2 है, रोमन 2, उसमें उन्होंने ये कहा है कि वो अपनी जो पावर्स है वो फाइड्यूशरी रिलेशनशिप के तौर पे पेश करेंगे। और फाइड्यूशरी रिलेशनशिप एक टर्म है, लीगल टर्म है, जिसमें वो ये होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे एक कंपनी के शेयर होल्डर्स की आपस में, एक कंपनी और शेयर होल्डर्स के आपस में रिलेशनशिप होती है, सो इट्स लाइक बेस्ड ऑन ट्रस्ट एंड ऑल दैट। इसके साथ जो मेन जो बात है, सबसे पहली 5 इनके रिजर्व सीट्स के मेंबरान थे, 3 मिनॉरिटी के और 3 खवातीन के, 2 मिनॉरिटी के। सुप्रीम कोर्ट ने उनके नोटिफिकेशन करने का ऑर्डर कर दिया और उन्होंने कहा है कि वो नोटिफिकेशन ईसीपी फौरन करे। इससे अगर आप 4 जो मुस्लिम लीग नवाज के साथ 4 ऐसे अरकान हैं जो कि आज़ाद हैं, यानी वो किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखते, और वो अगर उनको आप फॉर द टाइम बिंग उनको अलहदा कर दें तो काफ लीग और पीटीआई एलाइज प्लस पीएमएल नवाज एंड एलाइज, इनके नंबर्स बराबर आ जाते हैं, 173 होते हैं। उसके साथ इंतजामिया को, पुलिस को और जो मशीनरी है, लोकल मशीनरी जो कि पहले अनब्राइडल्डली यूज़ की जा रही थी पीटीआई के खिलाफ, उनको हरास किया जा रहा था, जो उनके खिलाफ एक कांस्टेंट हरासमेंट की फिजा कॉन्स्टिट्यूंसीज में और पूरे पंजाब में थी, उसको टेक केयर किया गया है। जो कोड ऑफ कंडक्ट है जो कि बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है इलेक्शन कमीशन का, इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दी गई है। तो जो उनकी फाइनेंशियल और पोस्टिंग ट्रांसफर्स पे पाबंदियां लगा दी गई हैं और जो स्कीम्स अनाउंस करने पे पाबंदियां लगा दी, लेकिन फैसल साहब, वो जो वायलेशन हो रही थी पहले, जब सुप्रीम कोर्ट का सेशन खत्म हुआ, वर्बल ऑर्डर आ गया था, तो उसके बाद पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी साहब, असद उमर साहब निकले और उन्होंने कहा कि जो हमजा का चीफ मिनिस्टर का नोटिफिकेशन था उसको डी नोटिफाई कर दिया है। अब हमजा को बतौर एक्टिंग चीफ मिनिस्टर या केयर टेकर या किसी और नाम से उनको जिम्मेदारियां दी जाएंगी, महदूद जिम्मेदारियां दी जाएंगी, वो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे। लेकिन ये सब कुछ तो नहीं लिखा हुआ है आज के इस डिटेल जजमेंट में, और आपने कल हमारे प्रोग्राम में भी कहा था कि ऐसा ही होगा, हमजा को डी नोटिफाई करेंगे और फिर उसको महदूद इख्तियार दिए जाएंगे। देखिए, बात यह है कि वो जब सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेरेंस आ जाता है इतनी कंडीशंस के साथ, अब देखिए उसमें अगर वो डी नोटिफाई करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या बनती? उसमें शहजाद कॉन्स्टिट्यूशनल ये पोजीशन बनती थी कि जो बुजदार साहब थे वो रीइंस्टेट होते, वो स्टेट वे 133 के तहत वो रीइंस्टेट होते जब तक ये नहीं होता था। तो उससे भी फिर ये मामला रेजोल्यूशन में तो नहीं आता, वो लेवल प्लेइंग फील्ड वाला जो जिसके लिए गए थे अपना कल पीटीआई, या वो फिर दूसरी तरफ की शिकायत बन जाती। हाँ, और लेकिन फैसल साहब, हम कल आपको यही प्रोग्राम में बता रहे थे कि ये आईनी और कानूनी तौर पे कैसे मुमकिन होगा कि सुप्रीम कोर्ट पहले चीफ मिनिस्टर को डी नोटिफाई करेगा और फिर उनको जो है दोबारा केयर टेकर या एक्टिंग चीफ मिनिस्टर बनाएगा। आप कह रहे थे कोई अपना नाम दे देंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मैंने आपसे पूछा था ये कैसे मुमकिन हो सकता है, आईन में तो इसकी गुंजाइश नहीं है, लेकिन आप कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के पास तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है, वो ये कर सकते हैं। एक चीज तो फिर प्योरली मैंने वही अर्ज किया ना, क्योंकि कंसेंट ऑर्डर है सब पार्टीज के साथ जो मिल के तो ये सारा कुछ हुआ है। अगर तो वो पहले मरहले में उनके पास नहीं है मेजॉरिटी, तो फिर तो वो सीएम पंजाब टेक्निकली कॉन्स्टिट्यूशनली वेरी स्ट्रिक्टर सेंस तो वो नहीं रह सकते।
तो फिर तो वही आएंगे ना जो बुजदार साहब, जैसे मैंने कहा था कि वो नोटिफिकेशन जो है आइडियल पोजीशन तो वही थी, लेकिन क्योंकि सब पार्टीज ने कंसेंट दी है तो जो फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो मॉडिफाई किया है ऑर्डर हाई कोर्ट का, वो अकॉर्डिंगली सबकी मर्जी के साथ जो तमाम फ्रीकैन है बेसिकली उनकी जो कंसेंट के अच्छा, साथ और इसमें सुप्रीम कोर्ट फैसल ने ये साहब जो arrangement इस ऑर्डर में लिखा हुआ है और आप भी ये फरमा रहे हैं कि अब उनको कुछ चीज़ों पे पाबंद कर दिया गया है, वो कोई नई पाबंदियां चीफ मिनिस्टर पे या पंजाब की काबीना पे जब भी इलेक्शंस होते हैं बाय इलेक्शंस, तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो कवानीन है उसके तहत उनको पाबंद किया जाता है कि मिसाल के तौर पे आप ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं कर सकते, या फिर आप जहां पे जिन हलकों में इलेक्शन होना है वहां पे कोई नई स्कीम्स का ऐलान नहीं कर सकते, फंड्स नहीं दे सकते, तो वो वही पाबंदियों का जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने किया है। तो आपके ख्याल में इससे कोई बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा, क्योंकि ये कवानीन तो पहले भी मौजूद थे ना? हाँ नहीं शहजाद, इसमें इशू देखे ना, उसमें इशू ये है कि इलेक्शन कमीशन और पीटीआई की रिलेशनशिप, आई डोंट नीड टू उसके ऊपर कमेंट करने की मुझे कुछ आई थिंक जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट का ये जो डायरेक्शन है ईसीपी को, ये उसकी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी बाउंड हो गया है। तमाम अथॉरिटीज जो और चाहे वो पुलिस अथॉरिटीज हो, चीफ सेक्रेटरीज और या रेवेन्यू अथॉरिटीज हो, दीगर मशीनरी हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो, वो पाबंद है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के। और सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से इंश्योर किया है और ये कहा है कि ये इलेक्शन ट्रांसपेरेंट होंगे, ये बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड होगी, कोई किसी को नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये इस फैसले के जरिए गारंटी किया है। तो ये एक बड़ी डिफरेंट पोजीशन आ जाती है। पहले तो सिर्फ ईसीपी था, अभी मैंने वही किया ना कि अगर ईसीपी से अगर किसी की कोई शिकायत हो तो फिर सुप्रीम कोर्ट को, उस पार्टी को एक फोरम, इफेक्टिव फोरम अवेलेबल है सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का कि सर ये देखिए ये वायलेशन हो रही है आपके इस ऑर्डर में, ये चीज थी, इसी तरह से सीएम साहब ने ये कहा था और उसके ऊपर ये हो रहा है। तो ऑलवेज एक कांस्टेंट चेक मेरी ओपिनियन में मौजूद रहेगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कांस्टेंट चेक रहेगा, लेकिन बड़े माइक्रो लेवल के इश्यूज होते हैं, ये ट्रांसफर पोस्टिंग, कहीं पे फंड देना। आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट इस ऑर्डर के बाद इन तमाम चीजों को माइक्रो मैनेज कर सकेगा, या अगर कोई बेजाब्तगी होती है तो आपको रेलेवेंट फोरम पर ही जाना पड़ेगा जैसे इस ऑर्डर में लिखा है? देखिए, अगर तो ये उसमें कंटेम्प्ट आ जाती है ना शहजाद साहब, तो फिर कोर्ट का जो ऑर्डर होगा, अगर उसकी वायलेशन होगी तो फिर कंटेम्प्ट तो उसी कोर्ट पर जाती है ना जिसका ऑर्डर होता है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब भी हमारे साथ मौजूद है। राना साहब, अब ये पाबंद कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, एक तो कहा है कि साफ और शफाफ इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसके मुताबिक होने चाहिए, लेकिन बाकायदा ऑर्डर में ये लिखा है कि कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगा, जिन इलाकों में, जिन हल्कों में इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पे आप कोई स्कीम का ऐलान नहीं कर सकते। और अभी उनके वकील बता रहे थे कि अब सुप्रीम कोर्ट बाकायदा इस पर एक चेक रखेगा, तो क्या आप पाबंदी करेंगे तमाम जो बातें ऑर्डर में की गई हैं? तो कोई नई बात नहीं है, ये सारी चीज़ें जो है वो पहले से जो है वो रेलेवेंट लॉज में जो है वो दर्ज हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हो सकती, वहाँ पे किसी नई स्कीम का ऐलान नहीं हो सकता, ये तो सारी चीज़ें जो है वो दर्ज हैं। और क्या कोई ये कह सकता है कि वो कानून की पाबंदी नहीं करेगा, वो अदालत उज़्मा या अदालत आलिया के अहकामात की जो है वो पाबंदी नहीं करेगा? तो मामला ये है कि इनमें दरअसल जो है ना तो इनको किसी चीज़ की समझ है, ये एकदम जो है वो कोई बात इनके कान में पड़ती है तो ये ढोल बजाना शुरू कर देते हैं, दूसरे लम्हे जब समझ आती है तो फिर ये रोना शुरू कर देते हैं। और यही जो है ये पिछले 3 दिन से जो है वो लोग देख रहे हैं। और अब आप ये देखें कि इन लोगों की ये समझ है, ये इनका मयार है, ये इनकी अकल है। और ये लोग जब 3.5-4 साल इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत रहे हैं, तो फिर उसके बाद मुल्क का हाल जो इस वक्त है यही होना था ना, फिर इसके अलावा तो कोई और हाल नहीं होना था। लेकिन राणा साहब, आप कह रहे हैं कि कुछ भी कहते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि और जिस तबाही में इस मुल्क जो है मुब्तला है, आप कह रहे हैं कुछ भी ये कहते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कल इन्होंने यही मुतालबा सुप्रीम कोर्ट में किया। जजेस, मोअज़्ज़िज़ जजेस ने हमजा शहबाज को ये कहा कि आप चीफ मिनिस्टर रहेंगे तो आप इन चीजों के पाबंद होंगे, और बाकायदा ऑर्डर में लिखा है। ये बात दुरुस्त है कि ये उनकी ओथ है। नहीं शहजाद, ये उनकी ओथ है, ये वो अंडर द लॉ है। चीफ मिनिस्टर जो है वो कोई बादशाह तो नहीं होता, वो कोई किंग तो नहीं होता, वो एक जो है वो जमहूरी हुक्मरान होता है, वो अंडर दी लॉ में तो है। लेकिन अभी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी साहब कह रहे थे ना कि इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इस वक्त रिश्ता है वो सबके सामने, उस पर वो बात करना नहीं चाहते। यानी कि वो कह रहे हैं कि अगर कोई खिलाफ वर्जी होती तो इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं करता, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो मौजूद होगा देखने के लिए कि कोई अब भी इलेक्शन कमीशन जाना शहजाद इकबाल, अब भी इलेक्शन कमीशन ही जो है वो इनको जाना पड़ेगा।
मामला ये कि ये जो चाहते थे वो इनको ना मिल सकता था, ना इनको मिला है। हाई कोर्ट में ये गए, ये चाहते थे कि हमजा शहबाज को चीफ मिनिस्टर के ओहदे से हटा दिया जाए, ये चाहते थे। ये वहां से भी इनका जो है वो मकसद पूरा नहीं हुआ। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट आ गए, यहाँ पर भी जो इनका आपस में इख्तलाफ नजर आ रहा था वो इसी बात के ऊपर आ रहा था, तो उसमें ये बुरी तरह से नाकाम हुए। अब मामला ये है कि ये बात होती है कुछ शर्म की, कि आदमी में कुछ किसी लेवल की कोई है वो जो है ना वो कुछ शर्म हो, कोई उसे एहसास हो तो वो अपनी बात के ऊपर नादम हो, वो तो इनमें है नहीं। तो इसलिए बस अब बात से वो बात जो है ये निकालने पे जो है वो लगे रहते हैं। ये बुरी तरह से नाकाम हुए, ये बुरी तरह से नाकाम हुए हैं। और राणा साहब, लेकिन पाकिस्तान तहरीक PMLN इंसाफ को, हमजा शहबाज शरीफ को अल्लाह ताला ने इस पूरी जो है वो ये जो एपिसोड चला है अदलिया में, उसमें जो है वो सुरखरू किया है। लेकिन और अब इंशाल्लाह ताला 17 को भी सुरखरू होंगे और फिर 22 को भी। और 22 को शहजाद जो मैंने अभी ऑर्डर पढ़ा नहीं है, मैं जो महदूद इंफॉर्मेशन मेरे पास जो पहुंची है कि 22 को जो सुप्रीम कोर्ट ने भी जो कहा है वो अपना इलेक्शन का जो रन ऑफ इलेक्शन का जो फेज है वो होगा। जी जी, ऐसा ही है राणा साहब, ऐसा ही तो फिर उसके बाद लेकिन तो फिर तो बात खत्म हो गई। आप कह रहे हैं कि मुकम्मल तौर पे नाकामी हुई है तहरीक इंसाफ को, लेकिन लाइफलाइन तो मिल गई ना, यानी कि गुजरे हुए कल जुम्मे को अगर इलेक्शन होता तो हार जाते परवेज इलाही साहब। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि लाहौर हाई कोर्ट के डायरेक्टिव के मुताबिक इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान जो 5 रिजर्व सीटें उस पर नोटिफिकेशन जारी करे, तो यानी कि 5 रिजर्व सीटें उनको मिल जाएंगी। और फिर अब इलेक्शन का नतीजा डिसाइड करेगा कि हमजा शहबाज चीफ मिनिस्टर रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। तो यानी कि बाय इलेक्शन पे अब सारा खेल होगा। नहीं, देखिए, रन ऑफ इलेक्शन जो है उसमें जब जो हासिल करदा वोट हैं उनमें से 25 वोट माइनस होंगे तो वो पोजीशन तो आ जाएगी, और उसके बाद जो है वो रन ऑफ इलेक्शन होगा उस दिन 22 को, या अगर कल होता तो कल, या 22 को जो है वो जो रिमेनिंग जो अपना हाजिर वहाँ पे मेंबर्स पंजाब असेंबली होंगे उनमें से जिसके पास अक्सरियत होगी वो कामयाब हो जाएगा। वो अक्सरियत हमारे पास कल भी थी, आज अगर 5 का नोटिफिकेशन हो जाए फिर भी है, और 22 को तो इंशाल्लाह ताला वो अक्सरियत जो है वो काफी बेहतर हो गया। राणा साहब, 22 को जब अब सेकंड जो रन ऑफ होगा उसमें तो जो नए MPs होंगे जो 20 तारीख के बाद आएंगे, जो 17 जुलाई के बाद मुंतखब होंगे, उनका वोट भी शामिल होगा उन 20 लोगों का, और जो रिजर्व सीट पे 5 लोग हैं उनका भी शामिल होगा। तो अब ये जो बाय इलेक्शन है वो काफी अहमियत इख्तियार कर गया, उनका वोट भी काउंट होना है इस सेकंड रन ऑफ में। नहीं, उनकी खैर पहले भी बड़ी अहमियत थी, और उसमें से हमें कम से कम जो है वो 9 सीटें जो है वो हमारी जो है वो अक्सरियत को बरकरार रखने के लिए जरूरी है। और इंशाल्लाह ताला हम जो बहरहाल मैं प्रेडिक्शन तो नहीं करता, लेकिन हम अल्लाह के फजल से जो है वो 15 से 16 सीटें जो है वो वहाँ से जीते। 15 से 16 सीटों का आप दावा कैसे कर रहे हैं इस वक्त? महंगाई का अगर आपने नंबर देखे हो, नहीं, महंगाई 14 साल का रिकॉर्ड टूट गया है महंगाई का। मेरे भाई, महंगाई का इससे क्या तल्लक है? नहीं, महंगाई का तल्लक जो है ये 2 महीनों में टूटा है। महंगाई का जो है वो रिकॉर्ड जो है वो 2 महीनों में नहीं टूटा। महंगाई का रिकॉर्ड टूटा है पिछले अपना 4 सालों में। तो उन 4 सालों में जो रिकॉर्ड टूटा है उस सारे के जिम्मेदार हम हैं 2 माह के। सर वो वोट का इस बात से क्या तल्लक है? लोगों को समझ नहीं है कि इन्होंने किस तरह से बेड़ा गर्क किया इन्होंने इस मुल्क की इकॉनमी का, और ये 4 साल करते क्या रहे हैं यहाँ पे? जो लूट मार इन्होंने की है, तोशा खाने की घड़ियों के ऊपर भी जो आदमी हाथ साफ करे, तो आप मुझे बताएं कि उससे फिर जो है वो मुल्की खजाना किस तरह से महफूज रह सकता है? वो फरा शहजादी जो हर जगह पे उसके प्लॉट निकल रहे हैं, और कहीं 240 कनाल है, कहीं 458 कनाल है, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी उसके नाम निकल रही है, उसका ये जवाब नहीं देते, दूसरों को गालियां देते हैं। राणा साहब, आप कह रहे हैं वोट का महंगाई से क्या ताल्लुक है? लोगों को ये सारी चीजें जो है वो लोग एकदम 2 माह में हर चीज भूल गए हैं लोग। हाँ राणा साहब, आप कह रहे हैं वोट का महंगाई से क्या ताल्लुक है? महंगाई कर हुकूमत को हटाया है, और अब आप जो कह रहे हैं कि इनके दौर में महंगाई थी, रिकॉर्ड महंगाई थी, तो वो सियासी रिकॉर्ड था। अब नंबर के तौर पे सामने आ रहा है कि इन्होंने की है। सुन लेना जी, महंगाई की वजह से अगर इनको नकारा है तो इन्होंने की है महंगाई। IMF के पास कौन गया था? हम गए थे या ये गए थे? IMF से जो इतना जो है वो लूज और इतना जो है वो बेकार मुआहदा हमने आप कह रहे हैं कि तिगनी का नाच आप नाच रहे हैं IMF के कहने पे। सुन ले, ये अब जो IMF जो है, अब जो वो हमें जो है वो तिगनी का नाच नचा रहा था पिछले 2 माह से, बल्कि नचा रहा है, वो किस वजह से नचा रहा है? जो मुआहदा उन्होंने किया उनके साथ कि हम जो है वो 30 रुपए जो है वो हम
लेवी जो है वो लगाएंगे पेट्रोल के ऊपर, और हम जो कीमतें हैं जो सब्सिडी है वो हम जीरो करेंगे। सही। ये हमने वादा किया था। राणा साहब, इनके किए हुए वादे के ठीक है। अमल करना जो है वो जरूरी इसलिए है कि अगर ये नहीं करते तो मुल्क डिफॉल्ट करता है। तो राणा साहब, बैक अगर डाउन होता तहरीके है, इंसाफ तो के इसका जिम्मेदार राणा साहब, ये है, सवाल हम सुन हैं। लीजिए, अगर आप तहरीक इंसाफ के किए हुए मुआहदे पे ही चलते रहेंगे तो मुल्क को तबाही कैसे बचाएंगे आप? फिर आप कह रहे हैं उनको इसलिए निकाला वो मुल्क तबाह कर देते, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि उन्हीं के किए हुए मुआहदे पे हमें चलना पड़ेगा, तो फर्क क्या है फिर? देखिए वो इसलिए चलना पड़ रहा है कि इस वक्त जो सूरत हाल है, इस वक्त जो है वो हम IF के मुआहदे से निकल नहीं सकते, लेकिन जैसे ही ये सूरत हाल बेहतर होती है इंशाअल्लाह ताला हम उस मुआहदे से भी निकलेंगे, उसको रीनेगोशिएट करेंगे, उसकी शराइत को बेहतर करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला डॉलर भी नीचे आएगा, महंगाई भी नीचे आएगी, और हालात भी राणा साहब आगे बढ़ते हैं। आपने कहा कि हम साफ और शफाफ तरीके से इलेक्शन करवाने के पहले भी पाबंद थे, अब भी हैं, लेकिन राणा साहब ये आज जलसा है तहरीक इंसाफ का परेड ग्राउंड में, और रावलपिंडी में बैनर्स लगाए थे उन्होंने इमरान खान के, आप लोगों ने ओवरनाइट उन बैनर्स को तब्दील कर दिया, उनके करप्शन के बैनर्स वहां पे आपने लगा दिए। ये इल्जाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और शेख रशीद का है, तो कैसे आप साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएंगे जब आप उनको एक जलसा नहीं होने दे रहे? इंतजामिया जो है बैनर निकाल के तब्दील कर रही है। तो इन्होंने बैनर जो है उन्होंने इजाजत ली थी लगाने की, बदमाशी के साथ तो इनके बैनर नहीं किसी जगह पे भी लगेंगे। ये दिखाएं कि इन्होंने जो है वो मुतलका जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन या बल्दिया है उससे इन्होंने वो फीस जमा करवा के बैनर लगाने की इजाजत अगर ली है, और अगर किसी ने उतारे हैं तो ये मुझे बताएं, मैं इंक्वायरी करवा के उस आदमी को जिसने उतारे हैं अगर वो आइडेंटिफाई हो जाता है उसके खिलाफ जो है वो हम कार्रवाई करेंगे। सही। तो राणा साहब जो बैनर अब लगे हुए हैं, जो इमरान खान की करप्शन के बैनर लगे हुए हैं, इमरान खान की फरागोगी के साथ जो बैनर लगे हुए हैं, वो परमिशन लेके लगाए गए हैं? अगर वो परमिशन लेके नहीं लगाए हुए तो वो भी उतार दें। अगर है इसमें आपको पता नहीं कि लगाए कि नहीं? नहीं, अगर नहीं, बात यह है उसमें भी अगर ही है, मुझे नहीं पता कि इन्होंने इजाजत लेके लगाए थे या नहीं लगाए थे। अगर इजाजत लेके लगाए थे तो फिर बिल्कुल उसका एक्शन होना चाहिए। अगर बदमाशी से लगाए थे तो फिर ठीक है, इन्होंने जबरदस्ती लगा दी है, किसी ने उतार दिया। हमने तो ना किसी के उतारे हैं ना किसी के लगाए, इससे हमारा कोई तल्लुक नहीं है। सही है। अयाज अमीर साहब पर कल हमला हुआ, आपने कहा कि जल्द हम पहुंच जाएंगे उन 6 नामालूम अफराद तक। कौन है ये नामालूम अफराद, पता लगा सकें आप? नहीं, अभी तक तो नहीं पहुंचे, जब पहुंच जाएंगे तो बिल्कुल बताएंगे, और मुझे उम्मीद है कि जब वो लोगों तक पहुंचेंगे तो अयाज अमीर साहब जो है वो बड़े दिलेर और बड़े जो है वो ज़बरदस्त हमारे साथी भी रहे हैं और सहाफ़ी हैं, तो इंशाल्लाह वो आइडेंटिफाई करेंगे। वरना ऐसे मामला में मसला ये बनता है कि लोग आइडेंटिफाई नहीं करते। हाँ। तो हम पूरी तरह से इसके ऊपर हैं, पुलिस दीगर एजेंसी जो हमारे अंडर काम कर रही हैं, हम इसमें कोई जो है वो दकीका फरोजदास नहीं करेंगे, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि उन लोगों तक जो है वो पहुंचे। तो आपको लगता है कि माजी में भी जो सहाफ़ियों पे हमले होते रहे नामालूम अफराद की तरफ से, ये उसी की एक कड़ी है, या मरियम औरंगजेब साहिबा इसका जो इल्ज़ाम इमरान खान पर डाल रही है उससे इसका कोई ताल्लुक है? नहीं, देखें, अब इसमें कोई आप जो है वो पूरी यकीन से बात तो नहीं कर सकते, लेकिन अक्सर लोगों का ये ख्याल है, और आप जैसे जो समझदार और दाना लोग हैं उनका भी ये ख्याल है कि अयाज अमीर साहब ने कोई एक दिन पहले एक कोई फंक्शन था, तो उस फंक्शन में जो उन्होंने बातें की हैं तो उसका ये शाखसाना हो सकता है, तो उसके पेश नज़र जो है ना वो फिर ताने बाने जो है ना वो इसी तरफ जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि उस तकरीर में जो उन्होंने गैर सियासी हलकों के हवाले से तनकीद की है, ताने बाने वहां पे जा रहे हैं? नहीं, उन्होंने बाकायदा जो है वो सियासी हवाले से जो है वो तकरीर की थी, और उन्होंने कहा था कि इमरान खान ने जो है वो ये पूरा मुल्क जो है प्रॉपर्टी डीलरों के हवाले कर दिया, और बात भी दुरुस्त है। हाँ। सही मानों में आप देखें ना, पूरे मुल्क को इसने प्रॉपर्टी डीलरों के हवाले कर दिया। अब मिस्टर क्लीन बन के लोगों को गालियां निकालता है, लेकिन सियासी हलकों पे बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इमरान खान के सामने बैठे हुए उन पर तनकीद की थी, लेकिन फिर तो उन्होंने ये भी कहा था कि मैं नहीं देख सकता कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज वजीर आजम और वजीर आला हो और जरदारी या उनका बेटा इस मुल्क में प्राइम मिनिस्टर बने, मैं ये भी नहीं देख सकता। तो सियासी तनकीद तो वहां पे भी की है, तो फिर उनमें से भी कोई हो सकता है ये? लेकिन मेरा ख्याल है कि तनकीद का वो पहलू जो ये प्रॉपर्टी डीलरों के हवाले से था और मुल्क को प्रॉपर्टी डीलरों के हवाले करने से मुतल्लक था, क्योंकि उस तनकीद में उन्होंने बाकी चीज़ों के हवाले दिए, लेकिन फोकस जो है वो तनकीद का वो इमरान खान साहब के ऊपर था। लेकिन हम तमाम पहलुओं के ऊपर जो है वो इस बात को देखेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह ताला कोई चीज़ सामने आए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आइडेंटिफाई हो जाए। वज़ीर दाखिला राना साहब मौजूद है, प्रोग्राम में शामिल करेंगे ब्रेक, इसके बाद मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक। अगर आप सहाफ़ी हैं
या ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं और आप ताकतवर और बाअसर बयानी से मुखालिफ राय रखते हैं या हुकूमत और रियासती फैसलों और पॉलिसीज पर तनकीद करते हैं, तो फिर आप नामालूम गोली का निशाना बन सकते हैं, अगवा हो सकते हैं, लापता हो सकते हैं, आप पर पर्चे कट सकते हैं और आपके घर में घुसकर आप पर तशद्दुद भी हो सकता है, क्योंकि तनकीद और इख्तिलाफी आवाज़ की बर्दाश्त ना करना हमारा कौमी मिजाज बन गया है। और बदकिस्मती की बात यह है कि मुल्क में किसी भी तर्ज या किसी भी जमात की हुकूमत हो, ऐसे वाक़यात रुकते नहीं। आज़ादी सहाफ़त और आज़ादी इज़हार राय की बात तो हर हुकूमत और हर सियासी जमात करती है, लेकिन ऐसे वाक़यात को रोकने में सब नाकाम रहे हैं। और जब भी ऐसा कोई वाक़या होता है तो फिर शफाफ तहकीकात और मुल्ज़िमान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने के दावे तो किए जाते हैं, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलता। और अब इन वाक़यात की तवील फहरिस्त में ताज़ा इजाफा सियासतदान और तज्ज़ियाकार अय्याज़ अमीर पर होने वाले तशद्दुद का वाक़या है। दुनिया न्यूज़ से मुंसलिक सीनियर तज्ज़ियाकार अय्याज़ अमीर को कल उस वक्त तशद्दुद का निशाना बनाया गया जब वो अपने प्रोग्राम में शिरकत के बाद दफ्तर से निकले थे। अय्याज़ अमीर के मुताबिक 6 अफराद ने उनकी गाड़ी को रोका और उन्हें और उनके ड्राइवर को तशद्दुद का निशाना बनाया। इस हमले के बाद अय्याज़ अमीर ने क्या कहा, सुनिए। प्रोग्राम के बाद हम निकले तो एक गाड़ी ने बड़े अजीब तरीके से मेरी गाड़ी को ब्लॉक किया और मैं भी बिल्कुल इनोसेंस में, वो ब्लॉक करते ही एक आदमी आया, उसने यहाँ पे ये मास्क जो होता है कोविड वाला वो पहन के, तो राइट साइड पे ड्राइवर था, उसको झपट लिया और उस पे उसने हाथ जब लगाया तो मैंने तकरार की, तुम कौन हो? मैं ये तकरार कर रहा हूँ तो 2 आदमी यहाँ पे आ गए और मुझे वो शीशे में से ब्लोज ऐसे मारे और फिर खींच के बाहर ज़मीन पे गिरा दिया और वहाँ भी असॉल्ट बाकायदा वो हुआ। मोबाइल्स भी वहाँ जो बिल्कुल सामने पड़े हुए थे, मेरा पर्स भी था, वो भी ले गए और जाते जाते उस आदमी ने कहा कि ओ क्या गाड़ी को रोक रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, और वहाँ से फिर आनन फानन। अहम बात यह है कि अय्याज़ अमीर पर इस हमले और तशद्दुद के वाक़े को इनकी जुमेरात की गई तकरीर से जोड़ा जा रहा है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार के रिजीम चेंज सेमिनार में देरियाना मुल्की मसाइल पर तकरीर करते हुए अय्याज़ अमीर ने एस्टैब्लिशमेंट पर तनकीद की थी, सख्त अल्फाज में तनकीद की थी। इसके अलावा उन्होंने इमरान खान पर इमरान खान के सामने तनकीद की और इमरान खान को एस्टैब्लिशमेंट को मजीद मजबूत करने का जिम्मेदार करार दिया था। अय्याज़ अमीर पर हमले के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हमले की शदीद मजम्मत करते हुए वज़ीर आला पंजाब को वाक़े की आला सतह तहकीकात कराने की हिदायत की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अय्याज़ अमीर से हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा है कि मुल्ज़िमों को जल्द कानून के कटहरे में लाया जाएगा, जबकि वज़ीर आज़म के अलावा वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने भी वाक़े का नोटिस लेते हुए IG पंजाब से रिपोर्ट तलब की है। इसके अलावा आज वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इस हमले पर बात करते हुए उम्मीद का इजहार किया है कि मुजरिमान को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा, उन तक जल्द पहुँचा जाएगा। अहम बात यह है कि ये वाक़या लाहौर के मरकज़ी और मसरूफ़ तरीन इलाके में पेश आया है और अब देखना होगा कि लाहौर में सेफ सिटी कैमराज की फुटेज से मुजरिमान तक पहुंचा जा सकता है ये नहीं, क्योंकि बदकिस्मती से माजी में इस्लामाबाद में जब ऐसे वाक़यात हुए हैं तो ये पता चला है कि जहां पर यह वाक़या रूनुमा हुआ वहां सेफ सिटी कैमरा या तो मौजूद नहीं थे या फिर ख़राब थे। अहम बात यह है कि इस वाक़े के बाद बहस छिड़ गई है कि अय्याज़ अमीर पर तशद्दुद का जिम्मेदार कौन है, क्योंकि अय्याज़ अमीर ने अपनी तकरीर में मुख्तलिफ सियासी और गैर सियासी हलकों पर तनकीद की थी। हुकूमत इस वाक़े की जिम्मेदारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर आयद कर रही है। इस हवाले से वफाकी वज़ीर इत्तेदाद मरियम औरंगज़ेब ने वाक़े की जिम्मेदारी इमरान खान पर आयद करते हुए कहा है कि इमरान खान की हुकूमत चली गई है लेकिन इनकी फस्तायत और आमरीत नहीं गई, जबकि सहाफ़ी और सहाफ़ती तंजीमें इस वाक़े को माजी में होने वाले वाक़यात की ही एक कड़ी करार दे रहे हैं जिसमें हमला करने वाले हमेशा नामालूम ही रहे हैं। इसलिए अब ज़रूरी है कि इस वाक़े की शफाफ तहकीकात कराई जाए ताकि इस वाक़े के ज़िम्मेदारों को सज़ा दी जा सके। लेकिन अगर माजी की तरह ज़िम्मेदारों का पता ना चल सका तो समझ जाइएगा नामालूम अफराद कौन थे। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक, इसके बाद मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। मौजूदा हुकूमत ने IMF की कंडीशंस को पूरा करने के लिए सख्त फैसले लिए हैं। ऐसे फैसले लिए हैं जो कि पाकिस्तान के लिए ज़रूरी भी थे, जिसमें सबसे पहला फैसला ये था कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं
उनकी कीमत पे जो सब्सिडी दी जाती है वो सब्सिडी विड्रॉ की जाए। और इसके बाद जो बजट पेश किया गया वो भी IMF की कंडीशंस के मुताबिक था। और अब हम देख रहे हैं कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमत में इजाफा किया गया है उसके बाद महंगाई पर भी इसके नंबर्स नज़र आ रहे हैं। कल जो CPI के नंबर्स जारी किए गए हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान में 14 साल में सबसे ज़्यादा महंगाई जून के महीने में हुई है। जून में महंगाई 21.3% थी, जबकि जो महीनावार महंगाई है वो 6.3% थी, जो कि पाकिस्तान की 30 साल का रिकॉर्ड है। लेकिन अहम बात यह है कि तमाम तर जो IMF की कंडीशंस थी उनको पूरा करने के बावजूद अब तक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट IMF से नहीं हो सका है। और जो मुश्किल इक़दाम पाकिस्तान ने IMF के कहने पर लिए हैं, हर मरतबा वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल साहब ने यही कहा है कि अगले 2-3 रोज़ में IMF से स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा। कोई एक गारंटी कर रहा हूँ कि IMF का प्रोग्राम बहाल होगा। ने वज़ीर आज़म से आज कहा है, मैं आपके सामने ये बात रख देता हूँ कि मुझे 2 घंटे लगेंगे बाकी चीज़ें निपटाने में IMF से। ये पेट्रोल की सब्सिडी को हम मतलब रिवर्स कर लें तो बाकी सीधे 2 घंटे का काम है। IMF का जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है वो इंशाअल्लाह ताला हमको मुतवक्को है कि वो जून के महीने में हो जाएगा। एक आध दिन के अंदर ही हो जाएगा। IMF से बातचीत हो गई है। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट मेरे ख्याल से अगले हफ्ते में नियर द एंड ऑफ द वीक हो जाएगा। MEF भी मुझे मंडे को मिल जाएगा, तो फिर ट्यूसडे वेडनेसडे को उसके ऊपर काम होगा। थर्सडे फ्राइडे तक इंशाअल्लाह ताला हम ये सेट करेंगे। तो बजट पेश करने से काफ़ी अर्से पहले से 26 मई से मिफ्ताह इस्माइल साहब ये कह रहे हैं कि अगले 2-3 रोज़ में या एक हफ्ते के अंदर IMF से स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा। बजट पेश किया गया, बजट में तरमीम की गई और इसके बाद बजट मंजूर भी हो चुका है। MEF भी साइन हो चुका है 7th और 8th रिव्यू का IMF की जानिब से, लेकिन स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं हुआ है। इसकी क्या वजह है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ माहिर मईशत यूसुफ नज़र साहब मौजूद है। यूसुफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एक अरसे से जब भी कोई कंडीशन IMF की सामने आती है उस पर अमल दरामद होता है तो फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं कि जल्दी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा। अब तक हो नहीं रहा है, क्या रुकावट कहाँ पे है यूसुफ नज़र साहब? क्या कोई मजीद कंडीशंस IMF की हैं जिनको हमें पूरा करना है? देखिए, जो अभी जो लेटेस्ट सूरत हाल है वो ये कि जो उनका जो ड्राफ्ट था वो मिल गया था हुकूमत को, मेरे ख्याल से 27 तारीख को या 28 को। उसके वक्त जो है वो जो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ था वो भी नेपरा ने बढ़ा दिया। हम पहले ही फ्यूल के प्राइसेस एडजस्ट कर चुके हैं। अब 2 चीज़ें हैं जो स्टिकिंग पॉइंट नज़र आ रहे हैं। वो ये है, वो IMF ये कह रही है कि आप जो ऑयल प्राइसेस हैं उनको डीरेगुलेट करें। उसमें जो उनके मुताबिक जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती है इनकी प्राइसेस डिटरमिन करने में, उसको ख़त्म किया जाए। ये वो पहले भी कह चुके हैं। ये जो था वो 2019 का एग्रीमेंट था उसमें भी ये बात शामिल थी। और एक और बात ये है कि वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि एक एंटी करप्शन टास्क फोर्स जो है कायम की जाए। मुझे लगता है कि चूंकि ये हुकूमत जो है सियासी तौर पे कमज़ोर है, तो IMF के जो पुराने जितने बहुत सारे जो क्रॉनिक इश्यूज़ हैं, अब वो ये देख रहे हैं कि हम वो बहुत ज़्यादा उनके पास लेवरेज है, वो उनको मनवा सकते हैं। तो लगता ये है कि मुज़ाकरात जो हैं वो इस मुश्किल का शिकार हो गए हैं। और कुछ ये भी हुआ कि जो अभी रिसेंटली जो NAP के कानून में तरमीम की गई, और जिसकी वजह से जो कैबिनेट है और जो दूसरे इदारे हैं उनको NAP के परव्यू से निकाल दिया गया है। हो सकता है कि IMF को ये बात जो है पसंद नहीं आई हो, इसलिए कि IMF कई साल से ये कह रहा है कि अब ये मेरे ख्याल से लेटेस्ट ये है कि वो कह रहे हैं कि एक एंटी करप्शन टास्क फोर्स बनाई जाए। आप दुनिया भर में देखते रहे कि ममालिक के साथ कैसे IMF डील करता है, क्या ये IMF के दायरेकार में आता है कि पाकिस्तान को फोर्स करे कि आप एक एंटी करप्शन टास्क फोर्स बनाएं ताकि देखा जाए कि हर महकमे में कितनी करप्शन हो रही है? क्या ये यूजुअल स्टैंडर्ड्स हैं IMF के? जी नहीं, देखिए जो है वो काफ़ी जो है पॉलिटिक्स से यकीनन वो कोई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के दायरे से बाहर नहीं है। मुझे तो ये लगता है कि इस वक्त तक जो है यूनाइटेड स्टेट्स ने, जिसने हमेशा पाकिस्तान की मदद की है माजी में, वो इस वक्त अगरचे कि हमारे जो वज़ीर हैं, वज़ीर ख़जाना भी हैं, उन्होंने मुलाकात भी की है अमरीकी ऑफिशियल से, अभी तक अमेरिकन ने प्रेस नहीं किया है। साफ बात यह है कि अमेरिकन अगर IMF को प्रेस करें तो ये एग्रीमेंट बहुत जल्दी हो सकता है। IMF जो है वो इतना ज़्यादा मेरिट पे फैसले नहीं करती है। रीसेंट एग्जाम्पल जो है वो अर्जेंटीना की है, जो IMF के वन ऑफ द बिगेस्ट बोरोअर्स में से है। तो यकीनन जो है हमारी एक वजह यह है कि हमारी सियासी जो पोजीशन है वो कमज़ोर है। दूसरी बात जो है
वो ये है कि हमारी डिप्लोमेटिक पोजीशन कमज़ोर है, जिसका मैंने आपसे जो आपने पहले प्रोग्राम किया था उसमें जिक्र भी किया था। और ये दोनों वजूहात जो हैं सियासी और डिप्लोमेटिक इस वक्त मेरे ख्याल से हमारे अगेंस्ट जा रही हैं। इस पे जो वज़ीर आज़म हैं मेरे ख्याल से उनको इनिशिएटिव लेके बात करनी पड़ेगी सीनियर अमेरिकन से और हुकाम से, इसलिए कि अगर IMF के जो टेक्नोक्रेट्स हैं अगर वो इस तरह से चलाते रहे तो ये बात फिर दिनों अगर पे कोई नहीं। आप मुझे बता सकें यूसुफ नजर साहब कि क्या मॉनेटरी साइड पे भी हमें मजीद टाइटनिंग की जरूरत है? क्या ये भी IMF की डिमांड में से है? क्योंकि कल भी हमने देखा है जो अफरात ज़र का नंबर आया है वो 21.3% का है। मेरे ख्याल से मॉनेटरी टाइटनिंग जो है इस वक्त इशू नहीं है। हम इंटरेस्ट रेट्स पहले ही काफ़ी बढ़ा चुके हैं। IMF की जो एक की जो कंडीशन होती है एक्सचेंज रेट्स की, तो पाकिस्तान का जो एक्सचेंज फॉर जो रेट है वो पहले ही काफ़ी गिर चुका है। तो आई डोंट थिंक दैट इज़ द इशू। इस वक्त यही लग रहा है कि वो पाकिस्तान की हुकूमत की कमज़ोर पोजीशन देते हुए अपने मुतालबात में इजाफा करते जा रहे हैं और इसके लिए हमें एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ नज़र साहब। बता रहे थे कि IMF अपने को मजीद बढ़ा रहा है जिसके लिए पाकिस्तान को एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।